गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने शक्ति व सत्ता के मध्य संबंधों का अध्ययन किया था। आज के इस क्लास में हम एक नवीन राजनीतिक अवधारणा वैधता का अध्ययन करेंगे। वैधता, जिसको औचित्य पूर्णता के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी जो वर्ड इसके लिए यूज में लिया जाता है वो है लिजिटिमेसी। लिजिटिमेसी मूल रूप से जो लैटिन शब्द लिजिटिमस से बना है, और इसके लिजिटिमेसी का अगर शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो शाब्दिक अर्थ है इसका कानून की दृष्टि से औचित्यपूर्ण होना। यानी लिजिटिमेसी क्या है? कानून की दृष्टि से औचित्यपूर्णता के लिए लिजिटिमेसी शब्द को प्रयोग में लिया जाता है। एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में वैधता का जो संबंध है वो केवल कानून से ही नहीं है। एक पॉलिटिकल या राजनीतिक अवधारणा की बात अगर की जाए तो यहां केवल हम कई बार क्या होता है कि सामान्य भाषा में हम लेजिटिमेसी को केवल कानून से जोड़ देते हैं, लेकिन एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में वैधता का संबंध केवल कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि जो शासक होता है और जो शासित होते हैं, शासक शासितों के मध्य के जो मूल्य और विश्वास है, जो न्याय एक प्रकार से शासन को न्याय संगत बनाते हैं। यहां देखिए, शासन व शासितों के मध्य के ऐसे मूल्य और विश्वास जो शासन को कैसा बना देते हैं, तो शासन को न्याय संगत बना देते हैं। तो वो इस अर्थ में वैधता को प्रयोग में लिया जाता है। राजनीतिक अवधारणा के रूप में वैधता का प्रचलन ये नहीं है कि ये किसी नवीन समय में ही या नवीन प्रकार के राजनीति विज्ञान में ही इसकी शुरुआत मानी जा सकती है, क्योंकि अतीत और प्राचीन काल से ही वैधता का प्रयोग होता रहा है। ये अलग बात है कि अलग अलग विद्वानों ने वैधता का आधार यानी शासक व शासितों के मध्य के जो मूल्य और विश्वास है उसका आधार अलग अलग बिंदुओं को बनाया है, और उन अलग अलग बिंदुओं में अगर बात की जाए तो अलग अलग विद्वानों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो ग्रीक दार्शनिक या यूनानी जो विचारक हैं प्लेटो के बारे में अगर बात करें तो प्लेटो ने राजसत्ता व शासन की औचित्य पूर्णता का जो आधार है वो न्याय भावना को बताया था। क्योंकि प्लेटो के जो विचार हैं, प्लेटो का जो दर्शन है, प्लेटो के जो राजनीतिक चिंतन है, उस चिंतन में मूल बल न्याय की भावना पर दिया गया था। न्याय को सर्वोच्च सद्गुण प्लेटो ने माना था। इसका मतलब राजसत्ता का जो आधार है, शासन की औचित्य पूर्णता का आधार है, वो क्या था? न्याय था। तो इस प्रकार से प्लेटो ने औचित्य पूर्णता या वैधता का आधार क्या माना? न्याय भावना को माना। बात की जाए प्लेटो के बाद में उनके ही शिष्य अरस्तु थे। अरस्तु ने भी राजसत्ता और शासन की औचित्य पूर्णता के आधार है उसको, या ये कहें कि वैधता का जो आधार है वो माना उन्होंने कानून का शासन। क्योंकि प्लेटो जहां न्याय भावना पर सारा बल देते हैं, वहीं अरस्तु कानून के शासन की बात करते हैं, कानून के शासन पर विश्वास करते हैं। इसलिए वो राजनीतिक सत्ता और शासन की औचित्य पूर्णता का आधार कानून का शासन है उसको स्वीकार करते हैं। उसके बाद में अगर बात की जाए एक्विनास भी एक यूनानी विचारक हैं, और एक्विनास के विचारों में राजसत्ता और शासन की औचित्य पूर्णता का आधार बौद्धिकता है। बौद्धिकता और धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण है, क्योंकि ये मध्य युग के विचारक है और मध्य युग में धर्मशास्त्रीय जो दृष्टिकोण है वो उसका प्रचलन था। तो इस प्रकार से एक्विनास एक मध्य युग के राजनीतिक शास्त्री होने के नाते वो बौद्धिकता को और धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण को वैधता का आधार, शासन सत्ता के मध्य वैधता का आधार किसको मानते हैं? बौद्धिकता व धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण को मानते हैं। उसके बाद में मैकियावेली की अगर बात की जाए, मैकियावेली जो कि इटली के विचारक थे, राजनीतिक विचारक हैं, ये मानव की जो अनैतिक मनोवृत्तियां हैं उनको शासन और शासितों के मध्य शासन की औचित्य पूर्णता का आधार स्वीकार करते हैं। उसके बाद में बात की जाए समझौतावादी विचारकों की, और समझौतावादी विचारकों की बात हम करेंगे तो हम पाएंगे कि समझौतावादी विचारकों में कौन कौन से विचारकों का नाम आता है। देखिए, हॉब्स, लॉक और रूसो,
ये तीन विचारक हैं जो समझौतावादी विचारक कहलाते हैं ये, और इनको समझौते की त्रिमूर्ति के नाम से इनको जाना जाता है। ये कहते हैं, समझौतावादी विचारकों का ये मानना है कि वैधता का आधार, या ये कहें कि औचित्य पूर्णता का आधार है, वो शासक व शासितों के मध्य हुए समझौते हैं। देखिए, हॉब्स ने भी जहां समझौते की बात की, प्राकृतिक युग की बात की, प्राकृतिक युग में किस प्रकार से लोग रहते थे, उनके मध्य मत्स्य न्याय की जो स्थिति थी उसका विवरण वो देते हैं, और मत्स्य न्याय की स्थिति में किस प्रकार से शासक और शासितों के मध्य एक समझौता होता है, और वो सब लोग मिलकर एक महानायक, एक महाशासक को चुनते हैं, जिसको लेवियाथन नाम दिया। तो लेवियाथन का चुनाव करते हैं और शासक व शासितों के मध्य समझौता होता है कि, और उसके पश्चात राजसत्ता, या ये कहें कि शासन की औचित्यपूर्णता है वो स्वीकार की जाती है। इसी प्रकार से लॉक के शब्दों में भी हम देखेंगे कि वहां दो समझौते होते हैं। प्रथम समझौते से नागरिक सिविल सोसाइटी बनती है, और दूसरे समझौते से शासक और राजसत्ता बनती है। तो इस प्रकार से वहां भी समझौते का आधार, या ये कहें कि राजसत्ता व शासन की औचित्यपूर्णता का आधार शासकों शासितों के मध्य हुए समझौते ही हैं। और इसी प्रकार से हम समझौते की त्रिमूर्ति में अंतिम जो स्थान आता है वो है रूसो का। रूसो ने भी सामान्य इच्छा की बात की है। सामान्य इच्छा भी लोगों की शासक व शासितों के मध्य समझौते का परिणाम थी। तो इस प्रकार से समझौतावादी विचारकों के अनुसार भी वैधता का जो आधार है वो शासक व शासितों के मध्य हुआ समझौता है। उसके बाद में बात करें हम हीगल की, प्राचीन, क्योंकि अभी हम प्राचीन काल के जो राजनीतिक विचारक हैं उनकी अवधारणाओं को यहाँ देख रहे हैं। तो हीगल के बारे में अगर बात की जाए तो हीगल ने भी राजसत्ता और शासन की औचित्यपूर्णता का आधार शाश्वत चेतना को माना, जो कि ईश्वर से हमें प्राप्त होती है। शाश्वत चेतना की बात वो करते हैं कि शाश्वत चेतना वो आधार स्तंभ है जो राजसत्ता को औचित्यपूर्णता प्रदान करता है। या दूसरे शब्दों में हीगल का जो कथन है कि राज्य ईश्वर, राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, राज्य ईश्वर का अवतार होने के नाते राज्य एक पवित्र संस्था है, शाश्वत चेतना उसमें मौजूद है। तो इस प्रकार से वो राजसत्ता का आधार या शासन की औचित्यपूर्णता का आधार शाश्वत चेतना को मानते हैं। उसके बाद में टी.एच. ग्रीन की अगर बात की जाए तो टी.एच. ग्रीन, चूंकि टी.एच. ग्रीन का मानना है कि राजसत्ता व शासन की औचित्यपूर्णता का आधार है वो व्यक्तिक चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति में चेतन तत्व पाया जाता है। तो वो जो व्यक्ति की जो नैतिक चेतना है, क्योंकि उनके अनुसार व्यक्ति का नैतिक दायित्व है कि वो शासक और शासित की बात को स्वीकार करे, उसको लागू करे। तो इस प्रकार से प्राचीन काल में हम विभिन्न विचारकों का यहाँ के विचारों का अध्ययन करने पर पाते हैं कि वेदता की जो अवधारणा है वो प्राचीन समय से ही प्रचलित है। ये अलग बात है कि इस वेदता का जो आधार है वो अपने अपने दृष्टिकोणों से वो देखते हैं। आधुनिक काल तक, यानी प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक आदर्शवादी यथार्थवादी ढंग से राजसत्ता के औचित्यपूर्णता का विचार किया गया है। यद्यपि इनके तर्कों में अंतर है, क्योंकि प्रत्येक विचारक का तर्क अपने तरह से उन्होंने देने का प्रयास किया है। लेकिन इस सारे विवरण को देखने के बाद हम निष्कर्ष यह निकाल सकते हैं कि शासक पक्ष व शासित पक्ष के बीच पाई जाने वाली सहमति ही राजसत्ता के अस्तित्व और राजसत्ता के औचित्यपूर्णता एक प्रकार से वो प्रदान करती है। आधुनिक युग के जो राजनीतिक विचारक हुए हैं उन्होंने भी राजसत्ता पर अपने अपने ढंग से, या ये कहें कि राजसत्ता की जो वैधता या औचित्यपूर्णता है उसको अपने ढंग से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। आधुनिक युग में हम मैक्स वेबर का नाम ले सकते हैं। मैक्स वेबर जो कि जर्मन समाजशास्त्री और राजनीति शास्त्री रहे हैं। मैक्स वेबर, कौन? मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर है, उन्होंने इस बात पर लिखा है। मैक्स वेबर के अनुसार, मैक्स वेबर कहते हैं औचित्यपूर्णता या वैधता को शासक व शासितों का मूल्य संबंधित एक विशिष्ट विश्वास उन्होंने इसका आधार बताया है। संक्षेप में औचित्यपूर्णता शासक पक्ष तथा शासित पक्ष के बीच पाई जाने वाली सहमति है। यह उल्लेखनीय है कि यहाँ सहमति का अर्थ सर्वसहमति या पूर्ण सहमति से नहीं है, यानी सहमति का तात्पर्य यहाँ पूर्ण सहमति से नहीं है या सर्वसहमति से नहीं है, अपितु शासक पक्ष के साथ साथ शासित पक्ष के अधिकांश की सामान्य सहमति है।
यानी कहने का तात्पर्य यहाँ बहुमत की बात आ जाती है, यहाँ सर्वसहमति या सर्वमान्य सहमति की बात नहीं आती, बल्कि बहुमत की सहमति की बात यहाँ उन्होंने की है। इसी प्रकार से डॉल्फ स्टर्नर बर्जर भी औचित्यपूर्णता को शासन की शक्ति का ऐसा आधार बताते हैं जिसके अनुसार सरकार को यह चेतना रहती है कि उसे शासन करने का अधिकार है और उसके इस अधिकार को शासितों यानी उनको यह अधिकार कहां से प्राप्त हुआ है, उनको यह अधिकार उनके शासितों से प्राप्त हुआ है, जो जिन लोगों पर वो शासन करते हैं उनके द्वारा यह अधिकार उनको प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार अगर हम देखें तो कार्ल जे फ्रेडरिक ने भी औचित्यपूर्णता या वैधता को कानूनी एवं शासकों के न्याय संगत होने का ऐसा प्रतीक बताया है जो उनकी सत्ता में वृद्धि करती है। इसी प्रकार से एसएम लिपसेट की ने भी इस संबंध में अपनी बात कही है। एसएम लिपसेट के बारे में अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि औचित्यपूर्णता का अर्थ व्यवस्था की ऐसी क्षमता से है जिसके द्वारा यह विश्वास पैदा किया जाता है और इसे स्थिर रखा जाता है कि मौजूदा राजनीतिक जो संस्थाएं हैं वो सर्वाधिक उचित हैं। इसी प्रकार जीन ब्लॉन्डेल का जो कथन है औचित्यपूर्णता को, जीन ब्लॉन्डेल है वो कहते हैं कि औचित्यपूर्णता को उस सीमा के विस्तार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिस सीमा तक लोग अपने से संबंधित संगठन को बिना किसी शंका के वो सहज रूप से उसे स्वीकार कर लेते हैं। सहमति या स्वीकृति का क्षेत्र जितना व्यापक होगा वह संगठन उतना ही अधिक औचित्यपूर्ण होगा। यानी जहां पर सहमति या सम्मति की जो बात आती है कि सहमति का लेवल जितना ज्यादा होगा वो जो शासन है वो जो राजसत्ता है वो उतनी ही अधिक लेजिटिमेसी वाली होगी, उतनी अधिक औचित्यपूर्णता लिए हुए होगी। और एक सामान्य व्याख्या के रूप में अगर हम देखें तो औचित्यपूर्णता या कहें वैधता राजनीतिक व्यवस्था का एक अनिवार्य तत्व है, क्योंकि बिना औचित्यपूर्णता के, बिना वैधता के राजनीतिक व्यवस्था लंबे समय तक बने रह नहीं सकती है। मनोवैज्ञानिक तत्व के रूप में अगर बात करें तो शासक व शासित पक्षों के मध्य सहमति के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। सहमति का आधार अगर माने तो यह ऐच्छिक है, क्योंकि शासक और शासितों के मध्य की जो सहमति है वो ऐच्छिक है, वो उसके पीछे कोई दूसरा बल कार्य नहीं करता है, न कोई शक्ति, न कोई बल, न कोई हिंसा उसके पीछे काम करती है। अर्थात सहमति का आधार ऐच्छिक होगा तभी सत्ता की जो वैधता है वो लंबे समय तक बनी रह सकती है। राज्य की शक्ति को सत्ता में बदल देने वाली जो इकाई है वो वैधता है। वैधता ही राज व्यवस्था को न्याय संगत बनाती है, उसे स्थायित्व प्रदान करती है। तो इस प्रकार से ये वैधता के बारे में विभिन्न विचारकों, जिसमें प्राचीन राजनीतिक विचारकों और आधुनिक राजनीतिक विचारकों के बारे में हमने विस्तार से आज के इस क्लास में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।